नमस्कार दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड में आपके लिए नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए भर्ती निकली है। तो इसके नोटिफिकेशन को आज हम देखेंगे। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें नाविक जीडी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के 3 पद हैं। और इसके जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे। कब से? 4 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका फिर से आ चुका है इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करने का। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपका 10+2 पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ। और जो नेक्स्ट है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, इसके लिए आपका 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। यांत्रिक के लिए आपका 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी एजुकेशन बोर्ड से, और इसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए किस किस ब्रांच से? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर, इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर्स अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास 3 या 4 साल का कोई कोर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग का। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो इसकी जगह पर 10th या 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और आपके पास इसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर के साथ। इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 2 और 3 ईयर्स अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी इसके लिए मान्य होगा। नीचे एक नोट दिया है कि लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट इन यांत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन आर मेंशन्ड बिलो। डिप्लोमा के लिए जो इक्विवेलेंट कोर्स हैं उसकी लिस्ट आपके लिए नीचे दे रखी है। एज की बात करें तो इसमें आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 ईयर्स होनी चाहिए। और इसकी जो एज काउंट की जाएगी वो नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 के बीच होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन जो है वो SC/ST के लिए 5 साल का है और OBC के लिए 3 साल का है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 112 हैं, EWS के लिए 28, OBC के लिए 72, ST के लिए 11 और SC के लिए 37। टोटल नाविक जीडी की 260 वैकेंसीज हैं। और डोमेस्टिक ब्रांच के नाविक के लिए अनरिजर्व में 12, EWS में 2, OBC में 9, ST में 7, SC में 5 हैं। टोटल आपकी 35 वैकेंसीज हैं। और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2, ST के लिए 6, SC के लिए 0 हैं। तो टोटल आपकी यांत्रिक मैकेनिकल में 13 पोस्ट्स हैं। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट हैं, EWS के लिए 0 है, OBC के लिए 2 पोस्ट हैं और ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है, SC के लिए 1 है और टोटल आपकी 9 पोस्ट हो गई। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 है, EWS के लिए 0 है, OBC के लिए 1 है, ST के लिए 0 है, SC के लिए 1 है। तो यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल आपकी कितनी पोस्ट हैं? 5 पोस्ट हैं। तो ये सभी वैकेंसीज टेंटेटिव हैं और आगे आने वाले समय में ये चेंज इनमें हो सकता है। अब बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। द सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट्स इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर द पोस्ट। मतलब इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार पर होता है। मेरिट कैसे बनती है? जो आपकी परफॉर्मेंस होती है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 में, उस हिसाब से आपका जो है मेरिट बनती है। इसमें आपका फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन एंड द फेशियल फीचर्स ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आपका जो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 है, इन तीनों ही में आपकी जो फोटोग्राफ है वो सेम होनी चाहिए। और बायोमेट्रिक के लिए आपका लेफ्ट थंब जो है वो कैप्चर्ड किया जाएगा स्टेज 1 में, और बायोमेट्रिक जो है वो हर स्टेज में स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक आपका मैच करना चाहिए। और इसमें आपका सिग्नेचर भी लिया जाएगा, वो मैच करना चाहिए, और आपके बॉडी के जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो भी मैच करने चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके स्टेज 1 के बारे में। तो स्टेज 1 है आपका रिटन एग्जाम। तो नाविक डीबी के लिए रिटन टेस्ट जो है उसमें सेक्शन 1 होता है, जिसमें
अनरिजर्व के लिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए पासिंग मार्क्स 30 नंबर है और एससी एसटी के लिए पासिंग मार्क्स है 27 नंबर। नाविक जीडी के लिए इसमें 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2। तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए सेक्शन 1 में 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं और सेक्शन 2 में 20 नंबर पासिंग मार्क्स हैं और दोनों को मिलाकर 50 नंबर आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी के लिए सेक्शन 1 में 27 नंबर पासिंग मार्क्स हैं, सेक्शन 2 के लिए 17 नंबर, टोटल 44 नंबर आपके एससी एसटी के पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में दोनों में अलग अलग आपको जो है वो पास होना कंपलसरी है। सेक्शन 1 में भी पास होना जरूरी है और सेक्शन 2 में भी पास होना जरूरी है। अब देखते हैं हम लोग यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें भी सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 3 होता है। सेक्शन 1 में आपके 30 नंबर पासिंग मार्क्स होने चाहिए और सेक्शन 3 में 20 नंबर होने चाहिए। दोनों को मिलाकर टोटल 50 नंबर पासिंग मार्क्स होने चाहिए। किसके लिए? अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसमें भी जो है आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 3 में दोनों में सेपरेटली पास होना जरूरी है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए एससी एसटी के लिए सेक्शन 1 में 27 नंबर और सेक्शन 3 में 17 नंबर पासिंग मार्क्स हैं, टोटल 44 नंबर। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 4 आपका रिटन टेस्ट होता है, जिसमें सेक्शन 1 में आपके 30 नंबर होने चाहिए, सेक्शन 4 में 20 नंबर, टोटल 50 होने चाहिए। किसके लिए? अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए सेक्शन 1 में 27 नंबर, सेक्शन 4 में 17 नंबर, टोटल 44 नंबर। और इसमें भी आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 4 में सेपरेटली पास होना कंपलसरी है। यांत्रिक मैकेनिकल में आपका सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 5 आता है और अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए सेक्शन 1 में 30 नंबर, सेक्शन 5 में 20 नंबर, टोटल 50 नंबर पासिंग मार्क्स हैं। और एससी एसटी के लिए सेक्शन 1 में 27 नंबर, सेक्शन 5 में 17 नंबर, टोटल 44 नंबर पासिंग मार्क्स हैं। और इसमें भी आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 5 में सेपरेटली पास होना कंपलसरी है। द डिटेल्स ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ रिटन एग्जाम्स आर एज फॉलोज। इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन बताया गया है। सेक्शन 1 में क्या क्या आएगा? सेक्शन 1 में आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 60 नंबर का है, टाइम मिलेगा 45 मिनट का और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 60। इसमें से मैथ के 20 नंबर हैं, साइंस के 10 हैं, इंग्लिश के 15 हैं, रीजनिंग के 10 हैं और जीके के 5 हैं। पासिंग मार्क्स आप पीछे देखकर आ ही चुके हैं और इसका जो सिलेबस है वो क्लास 10th का सिलेबस आएगा। सेक्शन 2 में आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 50 नंबर, टाइम है 30 मिनट्स का और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 50। मैथ 25 नंबर की और फिजिक्स 25 नंबर की। और इसमें जो आपका सिलेबस है वो क्लास 12th की मैथ आएगी और फिजिक्स का सिलेबस आएगा। सेक्शन 3 में आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं 50, टाइम मिलेगा 30 मिनट का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 50। इसमें आपका जो है डिप्लोमा लेवल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आता है। अब हम देखेंगे सेक्शन 4 के बारे में। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं 50 नंबर, टाइम मिलेगा 30 मिनट का और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 50। तो इसके लिए आपका जो सिलेबस है वो होगा डिप्लोमा लेवल का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेबस का। और सेक्शन 5 का जो है वो है मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर, टाइम मिलेगा 30 मिनट्स का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं। इसमें आपका डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आएगा। द क्वेश्चन पेपर फॉर सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ 4 ऑप्शंस। मतलब आपका एमसीक्यू टाइप का आएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है आपका। द कैंडिडेट हैज टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो आप जानते ही होंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। टाई ब्रेकिंग रूल इन मेरिट। इन केस ऑफ 2 or more candidates have the same marks in stage 1, then the tie will be broken in steps as follows। जब मेरिट बनती है तो अगर किसी 2 विद्यार्थी के नंबर अगर सेम आ रहे हैं तो उसमें प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन सेक्शन 1 एप्लीकेबल फॉर नाविक जीडी एंड यांत्रिक, नॉट फॉर नाविक डीबी। अगर किसी विद्यार्थी ने नाविक डीबी के लिए अप्लाई नहीं किया है, उसने सिर्फ नाविक जीडी के लिए अप्लाई किया है, तो कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन सेक्शन 1, तो जिसके सेक्शन 1 में ज़्यादा नंबर होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगा। और कैंडिडेट स्कोरिंग मोर एग्रीगेट परसेंटेज इन क्वालिफाइंग एग्जाम 10th क्लास फॉर नाविक डीबी, 12th क्लास फॉर नाविक जीडी एंड डिप्लोमा फॉर यांत्रिक एज पर द पोस्ट अप्लाइड। द एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेटेड अप टू 3 decimal places विदाउट राउंडिंग ऑफ एज रिकॉर्डेड एंड कंसीडर्ड बाय द बोर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट परसेंटेज एंड सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब जब आपका 10th क्लास या 12th क्लास या डिप्लोमा जो भी अप्लाई कर रखा है
पर द पोस्ट अप्लाइड, मतलब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो जो आपका 10th में या 12th में या जो आपका डिप्लोमा में जो नंबर है परसेंटेज, उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल बी हायर इन मेरिट, मतलब जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अब हम बात करें स्टेज 2 की, तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन अ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2 विल बी इशूड एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल। मतलब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आपकी एक मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और स्टेज 2 के लिए आपका ई एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। एंड it will be required to upload additional documents as mentioned in para 7C below. E-admit card for stage 2 will not be generated till the additional documents are uploaded by the candidates within time period. आपका स्टेज 2 का जो ई एडमिट कार्ड है वो तभी अपलोड किया जाएगा जब आप उसके लिए रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देंगे। तो इसको अपलोड करने के लिए आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा और जो आपका स्टेज 2 का ड्यूरेशन है वो 1 से 2 दिन का लगता है। स्टेज 2 इन्वॉल्व्स फॉलोइंग टेस्ट विच आर ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर आइदर पास और फेल। स्टेज 2 में क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको पास करना होता है या फिर फेल हो जाते हैं आप। तो सबसे पहले इसमें होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो कैंडिडेट्स अंडर गोइंग PFT विल डू एट देयर ऑन रिस्क। इसमें आपका क्या होता है, फिजिकल में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है 7 मिनट्स में, मतलब आपकी 1600 मीटर की 7 मिनट में दौड़ लगानी होती है। और 20 स्क्वाट अप्स होते हैं, उठक बैठक, और 10 पुशअप्स होती हैं। इन तीनों को ही आपको करना होता है कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक। अगर आपने कोई ब्रेक ले लिया इन तीनों को करने के बीच में तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू मैच विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक ग्रेड 10th 12th डिप्लोमा। मतलब फॉर्म अप्लाई करते समय आप जो भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या डिप्लोमा की मार्कशीट, फोटो आइडेंटिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट मार्क्स, ये सब आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका मैच करना चाहिए। एनी इनकंसिस्टेंसी इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स एटसेट्रा विल लीड टू फेलियर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मैच नहीं करता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर दिया जाएगा और आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन or any date prior to closing date of application. The validity of all the uploaded documents has to be at least up to 31 अक्टूबर 22। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी 31 अक्टूबर 2022 तक की होनी चाहिए। अगर कोई भी मिसमैच होती है किसी भी इंफॉर्मेशन में तो आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। जब आप इसको कर लेंगे तो उसके बाद आपका होगा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो द मेडिकल ऑफिसर में पुट द कैंडिडेट्स एज परमानेंटली अनफिट और टेम्पररली फिट, या तो वो आपको परमानेंटली अनफिट कर देगा या फिर टेम्पररली अनफिट कर देगा। तो कैंडिडेट कैन अपील ऑन द फाइंडिंग ऑफ द इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। द अपील मेडिकल टू बी कंप्लीटेड विद इन 21 डेज इफ परमानेंटली अनफिट और विद इन 42 डेज इफ टेम्पररली अनफिट। अगर आपको परमानेंटली अनफिट कर देते हैं तो आपको 21 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं मेडिकल के लिए, और अगर आपको टेम्पररली अनफिट कर दिया गया है तो आपको 42 डेज का टाइम मिलता है अपील करने के लिए। अगर आपका ये टाइम बीत जाता है तो नो फर्दर रिव्यू अपील इज परमिसिबल। आपको इतने ही टाइम के बीच अपील करना होता है, अगर आपने टाइम ओवर कर दिया तो आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। नो अदर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अदर देन दैट ऑफ द स्पेशलिस्ट ओपिनियन इन अ मिलिट्री हॉस्पिटल इज एडमिसिबल ड्यूरिंग अपील मेडिकल। द वैलिडिटी ऑफ इनिशियल मेडिकल इज़ अप टू 6 मंथ्स। जो आपका मेडिकल होगा इसमें जो आपको मेडिकल का सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैलिडिटी सिर्फ आपकी 6 महीने तक होगी। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो अनदर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन इफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज डिलेड ड्यू टू एनी अनफोर्सिन। अगर आपका 6 मंथ से ओवर का समय निकल जाता है तो आपका जो मेडिकल है वो दोबारा से किया जाएगा। अब हम देखते हैं स्टेज 3 के बारे में। Based on the performance in stage 1 and stage 2, an all India merit list will be prepared and e-admit card for stage 3. Final medical set INS Chilka will be issued as per the vacancies available and ratio decided by ICG. The duration of stage 3 is 1 to 2 days. Stage 3 involves following. इसका मतलब है कि आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो परफॉर्मेंस होगी
उसके आधार पर आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट एक जारी कर दी जाएगी और आपका स्टेज 3 के लिए ई एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। स्टेज 3 में आपका जो फाइनल मेडिकल होता है वो कहाँ होता है? INS चिल्का में होता है। तो स्टेज 3 में क्या क्या होता है आगे देखते हैं। सबसे पहले होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रोविजनली पास या फेल कर देते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू मैच विथ ऑल द, वही चीज़ें मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आपका वहाँ पर भी मैच करना चाहिए। द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और एनी डेट प्रायर टू क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है उसके पहले के आपके जो डॉक्यूमेंट है वो इशू होने चाहिए और इनकी वैलिडिटी 31 अक्टूबर 2022 तक होनी चाहिए। इसके बाद आपका INS चिल्का पे फाइनल मेडिकल होता है। आपको INS चिल्का में अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपील होने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में एट अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 days और डिसाइडेड एट INS चिल्का। द कैंडिडेट विल ट्रेवल टू द सेलेक्टेड मिलिट्री हॉस्पिटल एंड बैक ऑन देयर ऑन एक्सपेंस फॉर अपील मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें आपका फाइनल मेडिकल होता है INS चिल्का में और सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएटेड फॉर्म्स। जब आपका फाइनल मेडिकल हो जाता है INS चिल्का में उसके बाद आपका जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और बाकी के अदर जो फॉर्म्स होते हैं वो भरवाए जाते हैं। इसके बाद आपका आता है स्टेज 4। द कैंडिडेट्स हु क्लियर स्टेज 3 एंड स्टैंड इन मेरिट एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल विल बी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेनिंग एट INS चिल्का। मतलब जो भी बच्चे स्टेज 3 को कंप्लीट कर लेते हैं फिर उनकी पर वैकेंसी की मेरिट अगर आती है तो उनको प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाता है ट्रेनिंग के लिए INS चिल्का में। द कैंडिडेट्स आर टू सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थ्रू बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट विल बी कैरिड आउट बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। तो जो कैंडिडेट्स के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनको जमा करना होगा और जो उनके बाकी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं बोर्ड, यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट वाले वो इंडियन कोस्ट गार्ड खुद वेरीफाई करा लेगा। कैंडिडेट विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस इफ द डॉक्यूमेंट्स आर रिपोर्टेड एज नॉट जेन्युइन बाय रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या फिर धोखाधड़ी करने की कोशिश की तो आपका कैंडिडेट जो है वो ट्रेनिंग से भगा दिया जाएगा। इसके लिए आपको आगे दिया गया है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट की लिंक दी गई है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको सब डॉक्यूमेंट वगैरह दे रखे हुए हैं कि आपको क्या क्या इसमें अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए और कैंडिडेट का स्कैंड होना चाहिए सिग्नेचर इमेज और स्कैंड क्लियर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज। आपका यही सब इसमें पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें लगना है डॉक्यूमेंट। और आपकी इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो बताई गई है, 250 रुपये फ़ीस है, ऑनलाइन ये जमा होगी और इसमें आपको SC ST कैंडिडेट्स को कोई भी फ़ीस नहीं लगनी है। इसमें आपका एग्जामिनेशन सिटी के बारे में बताया गया कि द कैंडिडेट इज़ टू गिव 5 प्रेफरेंसेस फॉर एग्जामिनेशन सिटी इन द एप्लीकेशन फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 प्रोसेस। कैंडिडेट्स आर टू फिल फर्स्ट चॉइस विद इन 30 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्रेजेंट कम्युनिकेशन रेजिडेंस। मतलब आप जिस जगह रह रहे हैं उससे 30 किलोमीटर दूर की आपको दूरी सेलेक्ट करनी होती है और आपको ऐसी 5 प्रेफरेंस इसमें दी जाती है। इसमें टेंटेटिव डेट्स दी गई है एग्जामिनेशन के लिए। तो नाविक GD के लिए स्टेज 1 का जो समय दिया गया है वो मिड या एंड मार्च के लिए दिया गया है, स्टेज 2 के लिए एंड ऑफ मई और स्टेज 3 एंड 4 के लिए अगस्त 2022। इसमें आपका नाविक DB के लिए मार्च 2022 का समय दिया गया है, स्टेज 2 के लिए मई 2022 और स्टेज 3 और 4 के लिए अक्टूबर 2022। यांत्रिक के लिए मार्च 2022, मई 2022 स्टेज 2 के लिए, 3 और 4 स्टेज के लिए अगस्त 2022 आपकी टेंटेटिव डेट दी गई है। आगे देखें तो इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज ये आप पढ़ सकते हैं। कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके बताए गए हैं कि इसमें हाइट आपकी कितनी लगती है। तो मिनिमम हाइट आपकी इसमें 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। हाइट स्टैंडर्ड्स में भी रिड्यूस्ड अप टू 5 सेंटीमीटर्स बिलो 157 सेंटीमीटर्स फॉर कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ असम। मतलब इसमें मिनिमम हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर लगती है
पर जो बच्चे असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार के डोमिसाइल वाले हैं, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। हाइट स्टैंडर्ड्स में भी रिड्यूस्ड अप टू 2 सेंटीमीटर्स फॉर कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बच्चों के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट है। चेस्ट इट शुड बी वेल प्रोपोर्शनेट एंड मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर्स। बस यही कहा गया कि आपकी जो चेस्ट है वो वेल प्रोपोर्शनड होनी चाहिए और फुलाने पर, सांस फुलाने पर वो 5 सेंटीमीटर अधिक फूल जानी चाहिए। वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज +10% एक्सेप्टेबल। हियरिंग नॉर्मल, मतलब आपकी सुनने की क्षमता नॉर्मल होनी चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट देयर ईयर्स क्लीन फॉर वैक्स एंड टार्टार रिमूव फ्रॉम टीथ प्रायर टू मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल से पहले आपको कान साफ करा लेने हैं, दांत साफ करा लेने हैं, यही सब इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी है। द बेसिक ट्रेनिंग फॉर नाविक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक विल कमेंस इन अगस्त 2020। मतलब आपको अगस्त 2020 में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की ट्रेनिंग अगस्त 2022 में होगी। INS चिल्का में आपकी ट्रेनिंग होनी है। INS चिल्का में आपकी सी ट्रेनिंग होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, आपको जो ट्रेड मिलती है उसके हिसाब से। ब्रांच ट्रेड विल बी एलोकेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग बेसिक ट्रेनिंग। आपकी बेसिक ट्रेनिंग में जो परफॉर्मेंस होती है उसी के हिसाब से आपको ब्रांच या ट्रेड एलोकेट की जाती है। नाविक GD एंड DB यांत्रिक्स आर लाइबल टू बी डिस्चार्ज एज अनसूटेबल इफ देयर प्रोग्रेस और कंडक्ट इज अनसेटिस्फैक्ट्री एट एनी टाइम ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग के समय अगर आप असंतुष्ट करते हैं अपने ऑफिसर्स को तो आपको वो डिस्चार्ज कर सकते हैं। Trainees are also liable to be discharged at any stage of training if their online application or the documents are found to be falsified at the stage of recruitment। मतलब अगर आपने कोई भी गलत डॉक्यूमेंट जमा किया है, धोखाधड़ी की है, तो तब भी आपको वहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड बाय कैंडिडेट फेलिंग विच कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। कैंडिडेट्स withdrawn on disciplinary grounds from any other service training establishments are not eligible to appear। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप किसी और ग्राउंड से, किसी और सर्विस से अगर आप भाग कर आए हैं, किसी सर्विस के भगौड़े हैं, तो आपको इसमें अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड, कन्विक्टेड और हैव पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस। मतलब आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ स्टेज 2 विल बी रिटर्न टू कैंडिडेट पोस्ट वेरिफिकेशन। स्टेज 2 के समय जो आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट जमा करवाई जाएगी वो आपको पोस्ट वेरिफिकेशन, जब आपका बाद में वेरिफिकेशन होता है तो उसके बाद आपको वापस लौटा दी जाएगी। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ स्टेज 3 विल बी रिटेन्ड बाय ICG इफ क्लियर्ड स्टेज 3 और रिटर्न टू कैंडिडेट पोस्ट वेरिफिकेशन इफ डिक्लेयर्ड फेल। अगर आप पास हो जाते हैं तो बाद में ICG के पास वो पहुंच जाता है, पर अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको वापस से वो रिटर्न कर दिया जाता है। The candidate selection pertaining to the particular batch is valid for that batch only। स्टेज 2 फिजिकल फिटनेस ये सब आपको बता चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको सब बता दिया है। ट्रेनिंग के बारे में आपको यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया कि SC/ST कैंडिडेट्स हु आर नॉट एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल बी रीअम्बर्स्ड ऑर्डिनरी सेकंड क्लास फेयर बाई ट्रेन। मतलब SC/ST के ऐसे कैंडिडेट जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉयड नहीं है, उनको सेकंड क्लास का जो किराया है वो सरकार देगी। बस स्टीमर चार्जेस एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशंस बाय शॉर्टेस्ट रूट इफ द होम स्टेशन इज बियॉन्ड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ टेस्टिंग स्टेज 1 ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल टिकट्स। तो आपको इसमें SC/ST कैंडिडेट्स को क्या कहते हैं, सेकंड क्लास का जो किराया है वो सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं तो। अब आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी करने के फ़ायदे बताए गए हैं यहाँ पर। जो नाविक जनरल ड्यूटी है उनकी जो बेसिक पे है वो 21,700 होती है, पे लेवल 3 होता है, और इसके साथ प्लस आपको डियरनेस अलाउंस भी मिलता है और अदर अलाउंस भी मिलते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ड्यूटी एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग एज पर द प्रिवेलिंग रेगुलेशंस। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो आपका बेसिक पे स्केल होता है 21,700, पे लेवल 3 होता है, प्लस डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ड्यूटी प्लेस ऑफ पोस्टिंग एज पर द प्रिवेलिंग रेगुलेशन। यांत्रिक के लिए जो बेसिक पे है वो है 29,200, इनका पे लेवल 5 होता है। इन एडिशन इसके साथ आपको यांत्रिक पे भी मिलता है, इसके साथ में जो 6200 रुपये होता है, प्लस डियरनेस अलाउंस मिलता है एंड अदर अलाउंसेस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ड्यूटी प्लेस ऑफ पोस्टिंग एज पर द प्रिवेलिंग रेगुलेशन।
नेक्स्ट इसमें बात की गई प्रमोशन और प्रोसिक्यूटिव्स के बारे में। तो प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स एग्जिस्ट अप टू द रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी, प्रधान सहायक इंजीनियर। इसमें आपका जो मैक्सिमम आप किस रैंक तक जा सकते हैं, प्रधान अधिकारी तक और प्रधान सहायक इंजीनियर तक। और इनका जो पे स्केल होता है वो होता है 47,600 रुपया, पे लेवल 8 होता है, प्लस यांत्रिक पे मिलता है 6200 रुपये विद डियरनेस अलाउंस। प्रमोशन टू द ऑफिसर कैडर इज सब्जेक्ट टू सूटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। इसमें अदर बेनिफिट्स की बात भी की गई है। फ्री राशन एंड क्लोथिंग एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, मतलब जो इस समय रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको फ्री राशन और क्लोथिंग फ्री मिलती है। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट सेल्फ के लिए और फैमिली के लिए मिलता है। गवर्नमेंट एकोमोडेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली ऑन नॉमिनल लाइसेंस फी और HRA एज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, आपको इसमें HRA भी मिलता है। 45 डेज अंडर लीव मिलती है और 8 डेज कैजुअल लीव मिलती है एवरी ईयर विद लीव ट्रेवल कंसेशन फॉर सेल्फ फैमिली एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स एज पर गवर्नमेंट रूल्स। आपको 45 डेज की अंडर लीव मिलती है और 8 डेज की कैजुअल लीव मिलती है 1 साल के अंतर्गत। और इसके साथ आपको लीव ट्रैवल कंसेशन भी मिलता है, मतलब अगर आप छुट्टी लेकर ट्रैवल करते हैं तो उसमें आपको कंसेशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एंड ग्रेचुइटी ऑन रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के बाद आपको कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलता है। कैंटीन और वेरियस लोन फैसिलिटीज़ का आपको फ़ायदा मिलता है। ECHS मेडिकल फैसिलिटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट भी आपको मिलता है, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी। और इसके साथ आपको जो अन्य फ़ायदे हैं वो हैं इंश्योरेंस कवर के। आपको इसमें इंश्योरेंस कवर मिलता है 50 लाख रुपए का फॉर एनरोल्ड पर्सनल इज एप्लीकेबल। पे पर्स प्रमोशन इंश्योरेंस कवर एंड अदर बेनिफिट्स आर सब्जेक्ट टू चार्ज एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, मतलब ये गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से आपको सब मिलता रहता है। कॉशन, इसमें चेतावनी लिखी हुई है कि सिलेक्शन इन इंडियन कोस्ट गार्ड इज फेयर एंड ऑन मेरिट बेसिस, कैंडिडेट शुड नॉट फुल प्रे टू अनस्क्रैपुलस पर्सन्स पोजिंग एज रिक्रूटमेंट एजेंट्स, मतलब इसमें आपको अगर कोई कह दे कि हम आपका करवा देंगे तो ऐसे फ्रॉड लोगों से आपको दूर रहना है। तो इसमें लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 14 जनवरी 2022 तक है, 5 बजे तक है। तो इसके लिए जैसे ही एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो इसके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। आपने इसके लिए देखा कितनी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।